नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी जेई और एसटीएबी, जो डीआरडीओ में एसटीएबी और रेलवे में जो आरआरबी जेई जो पोस्ट है, वो दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके कि डिफरेंस होने के लिए एक तरह से सैलरी में क्या डिफरेंस है, प्रमोशन बेसिस में एक तरह से क्या डिफरेंस होने वाली है, उसका जॉब प्रोफाइल और डेली वर्क से रिलेटेड हम बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ प्रमोशन हो गया और चार्ट वाइज और एक तरह से आपके लिए कौन बेस्ट होने वाला है, किस बेसिस पर बेस्ट होने वाला है, ये सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी जो है रेलवे जेई का भी वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है और लोग फार्म भी भर चुके हैं। और डीआरडीओ में जो एसटीबी पोस्ट के लिए है, वो भी एक तरह से वैकेंसी आ चुकी है, लोग फार्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों आरआरबी जेई और एसटीबी दोनों के लिए फार्म है जो एक तरह से लोग फिल कर रहे हैं। जेई के तो ऑलरेडी हो चुका है, कुछ दिन में एग्ज़ाम भी होगा। और एसटीबी के लिए अभी फ़िलहाल फार्म फिल हो रहे हैं, जो आप एक तरह से लोग अभी कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि दोनों के जॉब में क्या डिफरेंस है और एक तरह से इसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं जो अलग अलग है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखते हैं कि सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। रेलवे जेई में देखेंगे जूनियर इंजीनियर के रूप में ज्वाइन करते हैं। तो ये जो ज्वाइन होती है एक तरह से होता है, डिप्लोमा पर भी लोग जाते हैं और यहाँ बीटेक पर भी लोग जाते हैं। तो इसमें जो सैलरी लेवल जो स्टार्ट होती है, पे लेवल 6 से स्टार्ट होती है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और इसकी जो बेसिक होती है जो 35,400 पर मंथ से स्टार्ट होती है। और प्लस जो बाकी अलाउंस होती है जो वो सारे मिलते हैं। उसके बाद इन हैंड सैलरी की बात करते हैं तो आरआरबी जेई में 50,000 से 65,000 पर मंथ होता है। सिटी के हिसाब से होता है, क्योंकि अगर मान लिया कि एक सिटी है तो वहाँ पर एचआरए ज़्यादा मिलती है, वाई सिटी है तो वहाँ थोड़ा कम मिलता है, और जेड सिटी होता है तो थोड़ा और कम मिलता है। तो एक सिटी में है तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। तो दोस्तों जो एवरेज होता है जो 50 से 65,000 आती है। साथ ही साथ अगर पर्क्स की बात करते हैं तो डीएनएस अलाउंस मिलती है आपको। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, टीए होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। उसके बाद अगर रेलवे में है तो ट्रेवल पास मिलती है। ऑल इंडिया कहीं भी आपको जाने के लिए आपको ट्रेवलर पास इशू किया जाता है। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है। उसके बाद पेंशन हो गया, एनपीएस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो पेंशन का भी एनपीएस यहाँ पर लाभ मिलता है। उसके बाद पेड लीव होता है, यहाँ पर क्या होता है पेड लीव होता है, तो लीव भी मिलता है, इसमें सारे में एक तरह से मिलते हैं। तो ये हमारा इसका हो गया रेलवे जेई का एक तरह से जॉब का बेनिफिट हो गया। अब यहाँ देखेंगे इसके प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन में एज ए जेई ज्वाइन करते हैं स्टार्टिंग में, तो जैसे ही प्रमोशन होता है तो इसके बाद बनते हैं एसएससी बनते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं। इसके बाद क्या बनते हैं, असिस्टेंट डिविजनल में इंजीनियर बनते हैं, एडी बनते हैं। एडी के बाद बनते हैं डीई बनते हैं, डिविजनल इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद क्या बनते हैं, एसडीई सीनियर डिविजनल इंजीनियर बनते हैं। और उसके बाद और भी हायर लेवल का इसमें प्रमोशन होता है। तो जनरली ये प्रमोशन होता है जेई से एसएससी, एसएससी के बाद बनते हैं एडी, एडी के बाद बनते हैं डीई, डीई के बाद बनते हैं एसडीई। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर प्रमोशन होता है एक तरह से टाइम वेस्ट होता है और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू होती है। तो ये एक तरह से क्या होती है, रेलवे जेई का एक अलग बेनिफिट होता है दोस्तों। अभी तो मैं एसटीबी पोस्ट पर हूँ, डीआरडीओ में हूँ। फिलहाल मेरा रिजल्ट भी रेलवे जेई में हो गया है। तो इसीलिए हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आखिर दोनों में क्या बेहतर है, एक बार आप बताएंगे। तो इसके बारे में इसलिए मैं सोचा कि चलो इसके बारे में वीडियो बनाते हैं। कुछ तो मैं अपने दोस्तों से भी बात किया है, रेलवे जेई के बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बाकी तो खुद मैं डीआरडीओ में ही हूँ। तो उसके आधार पर एक तरह से हम लेकर आए हैं वीडियो। उसके बाद ये देखते हैं कि प्रमोशन क्या है, इसमें टाइम बेस्ड है, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, जो टाइम बेसिस पर होता है और डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू होता है। अगर कोई मेहनती बंदा है तो एग्ज़ाम के निकाल के वो निकाल लेता है। साथ ही साथ यहाँ टाइम ही तो स्पेंड होती है और प्लस एग्जाम निकालनी रहती है। तो ये एक तरह से जेई का पॉजिटिव पॉइंट हो गया। उसके बाद ओवरऑल सैलरी की बात करते हैं, प्लस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली जॉब सिक्योरिटी और पेंशन जो भी मिलता है वो भी एक तरह से अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों डीआरडीओ एसटीबी के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पर। ये एक तरह से जो डिप्लोमा वाले होते हैं या जो बीएससी वाले होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ जो सैलरी का एक तरह से लेवल होता है सेम होता है दोस्तों, यहाँ भी 6 लेवल होता है। और 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी जो बेसिक यहाँ भी सेम स्टार्ट होती है 35,400 से। और जो मैक्सिमम कितना जाता है 1,12,400, ये मैक्सिमम बेसिक जाता है जब लास्ट अगर अच्छा से प्रमोशन सब हुआ तब। उसके बाद साथ ही साथ क्या मिलता है, अलावेंस मिलता है
वो सारे जो अलाउंस मिलते हैं सभी मिलते हैं DRDO में भी। उसका नहीं, हैंड सैलरी के अप्रोक्स बात करते हैं तो वही 50 से लगभग 60,000 होता है। थोड़ा सा हो सकता है इसमें कम, लेकिन स्टार्टिंग यही से होता है। और एक तरह से यहाँ भी डिपेंड करता है, अगर सिटी पर डिपेंड करता है, अगर एक सिटी है तो थोड़ा ये ज़्यादा आता है। उसके बाद प्रक्स की बात करते हैं तो DA मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलती है। उसके बाद HR भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, TA ट्रैवलिंग अलाउंस मिलती है। यहाँ LTC मिलता है। यहाँ दोस्तों वहाँ क्या था, रेलवे में क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ मिलने वाला ट्रेवल पास मिलने वाला है। यहाँ देख सकते हैं कि आपको ट्रेवल पास ही मिल जाती है, आपको LTC नहीं मिलती है। लेकिन जो ट्रेवल पास होते हैं दोस्तों, एक तरह से LTC से ज़्यादा एक तरह से पावरफुल है। क्यों ज़्यादा पावरफुल है? क्योंकि LTC जी आपको जो मिलता है तो LTC जो मिलता है ईयरली मिलता है। तो ईयरली मतलब कि है कि आप पूरा फैमिली के साथ जो आपका डिपेंडेंट है, जैसे माता पिता हो गए, आप हो गए, सिर्फ उसको आपकी वाइफ हो गई, 2 बच्चे के लिए आपको ईयरली आपको मिलता है। आप कहीं भी इंडिया में जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसका पूरा फेयर पे करती है। तो जो STB होते हैं यहाँ पर सेकंड AC के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो रेलवे देता है वो भी सेकंड AC के लिए ही देता है। और कहीं भी इंडिया में आपको ट्रेवल पास ही मिल जाता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जितने भी आपके डिपेंडेंट है। तो आप कितना बार भी एक तरह से रहता है, तो LTC से ज़्यादा टाइम आप एक तरह से ट्रेवल कर सकते हैं। तो LTC में होता है कि 1 ईयर में एक ही बार जा सकते हैं, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। उसमें एक तो मिलता है 4, 8 ऐसे करके मिलता है। तो एक तरह से सेम रहता है फैसिलिटी, पेंशन भी मिलता है यहाँ पर। मेडिकल फैसिलिटी थोड़ा रेलवे से जो DRDO होता है उसका थोड़ा मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि जो DRDO में मेडिकल फैसिलिटी एक तरह से सारे डिपेंडेंट को दिया जाता है। तो यहाँ CHS कार्ड इशू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड होता है। इसके तहत क्या होता है कि आपका हो गया, उसके बाद आपकी वाइफ के हो गए, 2 बच्चे हो गए, माता पिता हो गए। लेकिन जो रेलवे है जो सिर्फ माता पिता को एक तरह से नहीं देता है एक साथ, अगर किसी में से एक को ही देता है तो आपको देगा, आपकी वाइफ को देगा, 2 बच्चे के देगा। अगर माता है तो उनको मिलेगा, अगर दोनों हैं तो नहीं मिलेगा। ऐसा फैसिलिटी है, मैंने दोस्तों से बात किया है और ऐसा ही फैसिलिटी है। उसको गवर्नमेंट बेनिफिट लगभग सिमिलर ही होता है कुल मिला के। उसके बाद प्रमोशन की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रमोशन के लिए STB के लिए इंटरनल एग्ज़ाम होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि STB है, तो STB के लिए क्या होता है यहाँ देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखते हैं कि जो DRDO में जो प्रमोशन का एक तरह से पॉलिसी होती है, कोई इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है देख सकते हैं, तो DRDO STB के लिए एक तरह से एक्सटर्नल इंटरव्यू होता है, उसका अपार भरना पड़ता है, उसके बाद सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशन मिलता है। तो एक्सटर्नल इंटरव्यू का मतलब हुआ कि एक तरह से हमारे अपना लैब का या अलग लैब का, डिफरेंट लैब का साइंटिस्ट वहाँ पर एक तरह से कमेटी बैठती है, वहाँ बैठते हैं और आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो इसका जो 50% वेटेज रहता है प्रमोशन के लिए, प्लस अपार का मतलब होता है एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। तो अपार होता है, तो अपार क्या होता है कि ईयरली एक तरह से बुकलेट आता है, वो लगभग 10 से 12 पेज का होता है। तो उस बुकलेट में आपने 1 ईयर में क्या क्या काम किया है उसमें आपको फिल करना रहता है कि हमने ये काम किया है, ये काम किया, हमारा ये एक तरह से अवार्ड है, ये हमारा अचीवमेंट है, ये सारी चीज़ को एक तरह से उसमें ईयरली फिल करके देना रहता है। तो वो आपको सेप्टेम्बर को जाता है, एवरी ईयर एक तरह से आता है और इसको फिल करना रहता है। तो ये फिल कर कर वहाँ पर एक तरह से रिकॉर्ड होता है। तो एक तरह से 5 से 6 से जब 4 से 5 साल हो जाती है तो आप एक एलिजिबल होते हैं TOA के लिए। तो वहाँ पर अपार में अगर आपका नंबर दिया जाता है, जैसे किसी का 90 पर मिलता है, किसी का 95 मिलता है, किसी का 96 मिलता है, तो यही अगर जिसका जितना अच्छा नंबर है तो इसका 50% लेता है। और साथ ही साथ इसका इंटरव्यू में जो आया है एक तरह से उसका 50% मिलाकर मेरिट तैयार करता है। साथ ही साथ सीनियरिटी के बेसिस पर, एक सीनियरिटी क्या होता है दोस्तों इस वीडियो में बताना चाहते हैं। तो सीनियरिटी ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद जो आप एक तरह से सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पर जो आपका जो फाइनल जो नंबर आता है CBT 2 में, तो CBT 2 का नंबर प्लस आप कितना जल्दी ज्वाइन करते हैं, मतलब कि आपका ज्वाइनिंग डेट, ये दोनों एक तरह से ये दोनों को कैलकुलेट करके आपको जो सीनियरिटी तैयार किया जाता है। जैसे कुछ लोगों ने ज़्यादा नंबर लिया, वो लास्ट में ज्वाइन किया है तो उसका सीनियरिटी थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन जनरली होता है CBT 2 नंबर पर। तो CBT 2 नंबर आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, तो वो वाला होते जो अगर नंबर अच्छा आया है तो आपकी सीनियरिटी अच्छी होगी। और उसके बाद हमारा ये होता है आपको कि आप कितना एक तरह से
जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं। तो जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आप, प्लस आपका नंबर भी अच्छा है तो आपकी सीनियरिटी अच्छी हो जाती है, तो एक तरह से प्रमोशन में कुछ ना कुछ आपको छूट मिल जाती है। अगर मान लें कि किसी का 2-3 इंटरव्यू में और अपार में नंबर लगभग सेम हो गया तो उसकी सीनियरिटी को प्रेफरेंस दिया जाता है। वो सीनियरिटी में अगर ऊपर होगा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ रेलवे में जो प्रमोशन है टाइम बेसिस पर है। यहाँ देख सकते हैं टाइम बेसिस पर होता है और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, DRDO में है तो इसमें प्रमोशन अगर लेना है आपको तो एक्सटर्नल इंटरव्यू होगा, पार भरना पड़ेगा एवरी ईयर सीनियरिटी के बेसिस पर, और तीनों मिलाकर एक तरह से प्रमोशन होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक तरह से अपर टेक्निकल कैडर में ग्रोथ हो सकता है, सीनियर टेक्निकल को, असिस्टेंट को, देन उसके बाद हायर ग्रेड डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस एंड वैकेंसी। प्लस वैकेंसी भी डिपेंड करता है, वैकेंसी क्योंकि यहाँ रिसर्च ओरिएंटेड है तो वैकेंसी थोड़ा लिमिट रहती है, तो इसलिए परफॉर्मेंस आपका सही है, इंटरव्यू अच्छा गया है, असेसमेंट सही एवरी ईयर है, प्लस वैकेंसी सही है तो हो जाती है प्रमोशन। उसका सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, लेवल पर होता है। लेकिन प्रमोशन रेलवे के कंपैरिजन में स्लोअर हो सकता है क्योंकि DRDO में पोजीशन लिमिटेड होते हैं और रिसर्च टेक्निकल प्रोग्रेशन ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है। तो ये हमारा दोस्तों था, तो दोनों का एक तरह से कंपैरिजन देख लिए। और इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जॉब प्रोफाइल और डेली वर्क के बारे में। तो रेलवे JEE की सबसे पहले देखते हैं। तो रेलवे JEE में एक तरह से क्या है, फील्ड वर्क है, टेक्निकल सुपरविजन है टाइप का रोल है, जैसे ट्रैक हो गया, ट्रैक मशीन हो गया, ब्रिज हो गया, सिग्नलिंग हो गया, वर्कशॉप हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। एक तरह से जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए एक तरह से काम होता है, वो दिखता है काम को, तो ये जो थोड़ा मोटा काम होता है, फील्ड वाला काम होता है। लेकिन जो फील्ड वर्क, एक तरह से फील्ड वर्क में बात करेंगे तो बहुत होता है यहाँ रेलवे में। कभी साइट पे ज़्यादा एक तरह से जाके इंस्पेक्शन करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेनेंस के काम होता है रेलवे में, उसका नाइट ड्यूटी भी लग जाती है और फील्ड चैलेंजेस जो हो सकते हैं। उसका थोड़ा क्या होता है, स्ट्रेसफुल जॉब होता है, काम का एक्सक्यूशन और सुपरविजन ओरिएंटेड होता है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि रेलवे JEE का जॉब प्रोफाइल एक तरह से थोड़ा टफ होता है और यहाँ पर नाइट ड्यूटी लगती है, फील्ड में आपको जाना पड़ता है, सुपरविजन करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो थोड़ा ये जो काम होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट ही है रेलवे JEE का। लेकिन वही बात करते हैं STAB के लिए, तो यहाँ देखते हैं कि रिसर्च एंड टेक्निकल असिस्टेंट रोल होता है, लेबोरेटरी सपोर्ट हो गया, टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गया, इक्विपमेंट हैंडलिंग हो गया। तो एक तरह से क्या होता है ना कि काफ़ी एक तरह से थोड़ा सा सॉफ्टवेयर काम होता है, ऑफिस वर्क होता है, लेबोरेटरी वर्क होता है, टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, ये होता है। उसके बाद मोस्टली ऑफिस में वर्क होता है। बात सही है, अभी जो हम वर्क कर रहे हैं तो मेरा एक तरह से रियल एक्सपीरियंस यही है। तो ज़्यादा मोस्टली क्या होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, जनरल शिफ्ट होता है, उसका लैब का इन्वायरमेंट से होता है, उसका सिटी एंड अर्बन पोस्टिंग हो सकते हैं। बात सही है, क्या होता है कि जो DRDO की जितने भी लैब है ना, एक अच्छी सिटी में होती है, वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल रहता है। उसका काम जो ज़्यादा टेक्निकल या एनालिटिकल होता है और रिसर्च प्रोजेक्ट में एक तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है, ये तो बात सही है। उसके बाद फील्ड वर्क लिमिटेड होता है, बात सही है, ये भी तो बेस्ट पॉइंट है। जैसे कि रेलवे में फील्ड वर्क क्या था, ज़्यादा था, थकान, स्ट्रेसफुल जॉब था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, फील्ड वर्क लिमिटेड होता है कंपेरेटिव टू रेलवे JEE। उसका अगर आपको एक तरह से फील्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क पसंद है तो आपके लिए रेलवे JEE अच्छा है, और अगर आप इंटरेस्टेड है टेक्निकल और रिसर्च इन्वायरमेंट पसंद है तो आपके लिए DRDO ज़्यादा सूट करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी एक तरह से हमारा साफ दोनों में डिफरेंस है। प्रमोशन ग्रोथ वही होगा, रेलवे JEE में देख ही रहे हैं कि AD से डायरेक्ट प्रमोशन कैसे हो रहा है। तो पहले JEE ज्वाइन करते हैं, JEE से डायरेक्ट सेक्शन सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हैं, फिर यहाँ AD बन जाते हैं, AD असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर हो गए, उसका DE डिविजनल इंजीनियर हो गए, फिर सीनियर डिविजनल इंजीनियर हो गए, उसके बाद अपर ग्रेड BC कैडर में चल जाते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया रेलवे JEE का। साथ ही साथ देखते हैं कि STB के लिए, तो STB के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि STB से कहाँ डायरेक्ट जाते हैं, TOA जाते हैं, टेक्निकल ऑफिसर ये हो गए टेक्निकल ऑफिसर, इसके बाद B होते हैं, उसका टेक्निकल ऑफिसर C बनते हैं, और लास्ट में टेक्निकल ऑफिसर D बन जाते हैं अगर बहुत अच्छा प्रमोशन हुआ तो। ये हमारा DRDO का प्रमोशन है, और ऊपर हमारा क्या था, रेलवे JEE का प्रमोशन था। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि अब टेबल के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि ओवरव्यू क्या एक तरह से हमारा डिफरेंस होने वाला है। तो पहला अगर फैक्टर की बात करते हैं, दोनों में हो गया, रेलवे JEE और STB में कंपैरिजन करेंगे सैलरी, तो सैलरी क्या है, सिमिलर है क्योंकि लगभग दोनों सेम ही होता है। इसमें क्या होता है, रेलवे JEE में थोड़ा सा अलाउंस वगैरह थोड़ा मिल जाता है, तो ये हो जाता है। इसमें भी अलाउंस काफ़ी ज़्यादा है, तो लगभग सैलरी सेम ही होता है।
अगर सिटी अच्छी है तो इसका भी ज़्यादा हो जाता है, अगर एक सिटी है तो। जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दोनों में एक्सलेंट है, कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल का जॉब है। वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो रेलवे जेई में फील्ड वर्क है, टेक्निकल वर्क है। उसके बाद अगर रेलवे STB की बात करते हैं तो ऑफिस वाला वर्क है, लैब है, रिसर्च सपोर्ट एक तरह से जॉब है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है रेलवे जेई में। तो रेलवे जेई में एक तरह से फील्ड वर्क हमारा है, ज़्यादा मोस्टली फील्ड वर्क होता है। और वही STB के लिए तो जनरली क्या होता है, फील्ड वर्क लाइफ बैलेंस बेटर होता है, क्योंकि यहाँ सैटरडे फ्राइडे और प्लस सैटरडे क्या होता है, छुट्टी होता है। 8 घंटा करें उसके बाद हमको मतलब नहीं है कि हमारा नाइट में काम करने से कोई मतलब नहीं है। तो जनरली जो काम होता है 8:30 से काम होता है 5 o'clock आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से वर्क लाइफ बैलेंस करना एक तरह से ईजी हो जाता है, 2 दिन छुट्टी भी है तो इसलिए ईजी है। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है, सैटरडे छुट्टी नहीं रहती है जनरली। कोई कोई पोस्ट में रहता है छुट्टी, लेकिन मोस्टली में सैटरडे तक वर्क रहती है, संडे छुट्टी रहती है, वहाँ शिफ्ट में भी काम करने पड़ सकते हैं। उसके बाद प्रमोशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड ब्रॉड होता है। तो यहाँ प्रमोशन तो देख ही रहे थे कि एक तरह से इंटरनल हमारा जो एग्ज़ाम होती है और यहाँ पर टाइम बेसिस पे होता है। यहाँ क्या होता है, एक तरह से सीनियरिटी बेसिस पे होती है। एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरव्यू होता है, यहाँ पर ये होता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो यहाँ ग्रोथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है करियर। यहाँ क्या होता है, रिसर्च एंड टेक्निकल पाथ्स होता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पर और तो प्रमोशन स्पीड की बात करेंगे तो इसको रेलवे जेई के लिए 4 स्टार देंगे, लेकिन इसको 2 स्टार देंगे, क्योंकि अभी जो इसकी पॉलिसी कर दिया 5 से 6 साल के लिए बाद आप एलिजिबल ही होते हैं, STB से TOA के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोशन स्लो है STB में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लगभग 3 साल में लोग जेई से SSC बन जाते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हैं, फिर बनते हैं AD बनते हैं, फिर DE बनते हैं, फिर SD बनते हैं। तो ये हमारा होता है प्रमोशन स्पीड थोड़ा रेलवे जेई में फास्ट होता है। ऑथोरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हाई ऑथोरिटी होती है, फील्ड वर्क होती है, चूँकि एक तरह से ये अगर कोई पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होती है। लेकिन यहाँ पर STB में होता है जो लिमिटेड होता है, ऑथोरिटी उतनी नहीं रहती है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा साइंटिस्ट लोगों की एक तरह से ऑथोरिटी होती है। सैलरी ग्रोथ की बात करते हैं तो फास्टर इन लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे तो यहाँ पर रेलवे जेई में फास्टर होता है, लेकिन DRDO में थोड़ा मॉडरेट होता है। वही वर्क प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पर मीडियम टू हाई होता है रेलवे में, यहाँ पर वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है। वही बात करते हैं STB के लिए तो यहाँ पर लो टू मीडियम होता है। नेक्स्ट वर्क लाइफ बैलेंस होता है तो इसमें एवरेज होता है, थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल होता है क्योंकि फील्ड वर्क होता है, लेकिन यहाँ वेरी गुड होता है, यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रेस्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पर रेलवे ऑफिसर के रूप में एक तरह से आपको गिना जाता है रेलवे ऑफिसर के रूप में। यहाँ लेकिन क्या होता है, डिफेंस रिसर्च स्टाफ के रूप में एक तरह से काउंट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर क्या है ना, DRDO में ज़्यादा साइंटिस्ट होते हैं, वो एक तरह से हायर लेवल पर होते हैं, तो ज़्यादा जो जलवा रहता है साइंटिस्ट लोग का रहता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है डिफेंस रिसर्च स्टाफ के रूप में आप एक तरह से काउंट आते हैं। स्टडी टाइम की बात करते हैं तो थोड़ा इसमें लेस होता है, क्योंकि फील्ड वर्क रहती है, ऑफिस रहता नहीं है, तो ये थोड़ा स्टडी टाइम कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक तरह से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप लैब में रहते हैं और प्लस 2 दिन छुट्टी भी है, तो यहाँ थोड़ा सही रहता है कि लैब में गए तो 8 घंटा ड्यूटी किया, उसके बाद थकान उतनी होती नहीं है, तो इसीलिए आप स्टडी भी कर सकते हैं रूम पर आकर, साथ ही साथ सैटरडे और फ्राइडे छुट्टी भी रहती है। फाइनल पॉइंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि कैसे एक तरह से अगर आप चूज करना हो दोनों में से तो क्या किस बेसिस पर चूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि रेलवे जो जेई अगर चूज करते हैं कब आप चूज करेंगे। जैसे कि आपको चाहिए लॉन्ग टर्म पावर चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, तब रेलवे जेई को चूज करिए। फील्ड वर्क से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आपके रेलवे जेई सही है। अगर ऑफिसर बनना गोल है, आखिर ऑफिसर तो इसमें भी बनते हैं, तो अगर ये दोनों पॉइंट एक तरह से आपको है कि लॉन्ग टर्म में आपको पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, फील्ड वर्क से प्रॉब्लम नहीं है, तो रेलवे जेई आप ज्वाइन कर सकते हैं। वही बात करते हैं DRDO STB चूज कब कर सकते हैं, और जब आपको चाहिए पीसफुल लाइफ चाहिए, ठीक है, उसका रिसर्च इन्वायरमेंट चाहिए। अगर आपको शांति वाला जीवन चाहिए, रिसर्च इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको काम चाहिए, उसका फैमिली में टाइम इम्पोर्टेंट देना है, और तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप STB ज्वाइन कर सकते हैं। उसका देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर में काम करना अगर आपका ड्रीम है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि
अब STB के रूप में DRDO में ज्वाइन कर सकते हैं। कंफर्ट एंड रिसर्च लाइफ तो STB हो गया, अथॉरिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए तो ये हो गया रेलवे JEE। तो दोस्तों ये हमारा था कि रेलवे JEE और STB में से दोनों में कौन ज्वाइन करेंगे, तो वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह के जॉब चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अभी जो दोस्तों हैं तो हम देखते हैं, हमारा भी तो रेलवे JEE की ओर मन जा रहा है, इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा क्या है कि मेरे घर के पास है, प्लस फील्ड वर्क में मुझे उतना प्रॉब्लम है नहीं, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।